बाइंडिंग एनर्जी के कंटेक्स्ट में जो एटॉमिक न्यूक्लियस का एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल साइंटिस्ट ने जो है वो बनाया, उसको एक बार डिस्कस करते हैं कि ये जो लिक्विड ड्रॉप मॉडल है वो स्ट्रिक्टली आपके जेई के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, पर इसके जो प्रिंसिपल्स जो है ना उसके बेसिस पे जेई में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये मॉडल अपन डिस्कस कर लेते हैं, है ना, आपको यूजफुल रहेगा। आपको एग्जैक्ट इक्वेशन वगैरह जो अपन लिखेंगे, है ना, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, बट जो लॉजिक हम यूज करेंगे ना लिक्विड ड्रॉप मॉडल को डेवलप करने में, है ना, वो आपको दिमाग में रहना चाहिए। उस पे जेई एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल बेसिकली क्या बोलता है कि जो एटॉमिक न्यूक्लियस है, एटॉमिक न्यूक्लियस को आप एक लिक्विड की ड्रॉप की तरह जो है वो इमेजिन कर सकते हैं, और इसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं उसको लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की तरह हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको आगे डिस्कस करने के पहले एक बार अपन ये देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करते थे, उसको किस तरह से करते थे। तो उसमें अपन ने क्या किया था कि सपोज ये प्लस Q1 चार्ज, ठीक है, और यदि कोई दूसरा प्लस Q2 चार्ज है, और ये प्लस Q2 चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी एक डिस्टेंस r तक लेकर के आते हैं, तो हमको वर्क करना पड़ता है, ठीक है, और वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इस सिस्टम में स्टोर हो जाता है। और तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होती थी, जो वर्क हमको करना पड़ा, और ये वर्क करना पड़ता था हमको K Q1 Q2 by R, ठीक है। इस टाइप से अपन ने वहां डिस्कस किया था। अच्छा, दूसरी तरफ यदि ये वाला चार्ज तो पॉजिटिव हो, प्लस Q1, ठीक है, और जिस चार्ज को हम लेकर के आ रहे हैं वो यदि नेगेटिव चार्ज हो, तो हम बोलते थे, और सेम यदि इसको फिर यहाँ से हम r डिस्टेंस तक यदि ले आते हैं नेगेटिव चार्ज को, तो हम बोलते थे पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की नेगेटिव है ना। और नेगेटिव का इम्प्लीकेशन बेसिकली क्या होता था उस केस में कि यदि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे होता है शुरू में, ठीक है, तो इस नेगेटिव चार्ज को दूर लेके जाने में हमको वर्क करना पड़ता। तो पहले वाले केस में क्या था, पास लेकर आने में हमको वर्क करना पड़ता था, और दूसरे वाले केस में दूर लेके जाने में हमको वर्क करना पड़ता था। तो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो नेगेटिव होती थी, और रिपल्सिव फोर्स, है ना, जो आपस में एक दूसरे को रिपल्स कर रहा है, उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती थी सिस्टम में वो पॉजिटिव होती थी, ठीक है। ये अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एटॉमिक न्यूक्लियस के कंटेक्स्ट में हमने बाइंडिंग एनर्जी को पॉजिटिव माना है, ठीक है। तो इसमें जो है, जो न्यूक्लियॉन्स के बीच में यदि कोई अट्रैक्टिव फोर्स होगा, बेसिकली जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, तो उसके कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में नेगेटिव मानते थे, यहाँ पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, है ना, और वो अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी को अपन पॉजिटिव लेकर के अपन ने, है ना, सारे कैलकुलेशंस किए, ठीक है। तो अब देखते हैं लिक्विड ड्रॉप मॉडल क्या बोलता है। तो बाइंडिंग एनर्जी के जो अलग अलग कंपोनेंट हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे दो न्यूक्लियॉन अपन ने ले लिए, ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो इनके बीच में यदि पोटेंशियल एनर्जी यदि U है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो कितनी हो गई, U/2, है ना। पोटेंशियल एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दो के बीच में हो गई U/2, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर यदि कोई भी न्यूक्लियॉन हम लेते हैं तो वो कुल 12 न्यूक्लियॉन से घिरा होता है चारों तरफ से, ठीक है। 6 तो अपन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब उसके बाद में बोलते हैं कि 3 इसके ऊपर और 3 इसके नीचे, ठीक है। तो 6 और 6 12 हो गए, ठीक है। तो एक न्यूक्लियॉन जो है वो 12 न्यूक्लियॉन से घिरा हुआ होता है। तो
पोटेंशियल एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो कितनी हो गई, U/2 × 12, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 6U, ठीक। अच्छा, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो हैं न्यूक्लियस में कितने हैं, A के बराबर। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ये मास नंबर के बराबर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है, वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं इसको। वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 6U × A, ठीक है। और या फिर इसको एक कांस्टेंट A1 × A, ठीक है, ये बोलते हैं। EV जो है वो A1A हो गया। एक रिजल्ट तो ये आ गया आपका वॉल्यूम एनर्जी। दूसरा, अच्छा दूसरा क्या है कि हर न्यूक्लियॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर तो होगा नहीं, तो हर न्यूक्लियॉन 12 न्यूक्लियॉन से घिरा हुआ होगा, वो तो हो नहीं सकता है ना, क्योंकि कई न्यूक्लियॉन जो है वो सरफेस पे होंगे। तो जो सरफेस वाले न्यूक्लियॉन हैं उनके चारों तरफ तो 12 न्यूक्लियॉन होंगे नहीं, तो टू दैट एक्सटेंट जो वॉल्यूम एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो अपन देखते हैं सरफेस पे कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे। जो न्यूक्लियॉन का यदि वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 4/3r³। यदि इसको, ये रेडियस है न्यूक्लियॉन का 4/3r³, और ये प्रोपोर्शनल होगा मास नंबर के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि r जो है वो प्रोपोर्शनल है A1/3 के बराबर, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑन सरफेस है ना, ये किसके प्रोपोर्शनल होंगे, ये r² के प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है, क्योंकि सरफेस एरिया कितना है 4πr², ठीक है। तो ये r² के प्रोपोर्शनल होंगे, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो गए, A 2/3 के प्रोपोर्शनल हो गए, है ना, क्योंकि r जो है वो A⁻⁴ के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी ES लिक्विड ड्रॉप मॉडल में, और इसको माइनस टर्म देते हैं -A2 A⁻²/3, ठीक है। ये दूसरा रिलेशन आ गया। ये सारी इक्वेशन है ना, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको याद करने की जरूरत नहीं, बट किस तरह से मॉडल डेवलप हुआ है इसको जरूर आप एक बार देख लें, क्योंकि इसके बेसिस पे है ना क्वेश्चन आ चुके हैं। अच्छा, तीसरा एस्पेक्ट क्या हो गया, कूलम एनर्जी, है ना, उसको हम EC से डिनोट करते हैं। कूलम एनर्जी क्या हो गई कि कोई भी दो प्रोटॉन जो हैं वो आपस में रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, चूंकि रिपेल कर रहे हैं तो हम नेगेटिव ले रहे हैं इस केस में, ठीक है, चूंकि बाइंडिंग एनर्जी को पॉजिटिव लेते थे, तो दो प्रोटॉन्स की क्या हो जाएगी, -E²/4πε0r, है ना, और r जो है वो एक तरह से एवरेज डिस्टेंस हो गया दो प्रोटॉन्स के बीच में, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ प्रोटॉन पेयर्स अपने को देखने पड़ेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन पेयर जो हैं वो कितने हो जाएंगे, यदि एटॉमिक नंबर आपका Z है तो बेसिकली ZC2 हो जाएंगे, ठीक है। और ZC2 कितना होता है, Z-1/2, ठीक है। तो कूलम एनर्जी जो है वो नेगेटिव रूप में बेसिकली क्या हो जाएगी, Z-1 E²/4πε0 इंटू R एवरेज, और R एवरेज क्या हुआ, दो प्रोटॉन्स के बीच में एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। और ये R एवरेज भी यदि हम कैलकुलेट करें तो ये भी प्रोपोर्शनल आता है A⁻⁴ के, जो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का जो रिलेशन आया था, तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन्स, चूंकि प्रोटॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो वो भी इसके बराबर आता है। तो अब बेसिकली क्या है कि जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, साइंटिस्ट ने क्या बोला
की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो EV है ना माइनस ES माइनस EC, ठीक है, इसके बराबर होता है। किसी भी न्यूक्लियॉन की बाइंडिंग एनर्जी जो है वो इस प्राइमरली इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसके बराबर होता है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि वो प्रोटॉन का स्पिन क्या है और वो सारे एस्पेक्ट्स है ना, उसमें अपन नहीं जा रहे हैं, पर मतलब मेजर पार्ट बाइंडिंग एनर्जी का इन 3 फैक्टर्स से एक्सप्लेन होता है और ये 3 फैक्टर्स इस तरह से प्ले आउट करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये जो डिटेल्ड इक्वेशंस हैं है ना, ये हो सकता है इसकी जरूरत नहीं हो, है ना, ये जो अपन ने निकाला है, पर रफली जो प्रिंसिपल जो है ना, कि कुछ न्यूक्लियॉन्स अंदर हैं, कुछ न्यूक्लियॉन सरफेस पे हैं, फिर कूलम एनर्जी नेगेटिव है और आपका जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की जो एनर्जी है ना, EV और ES है, इसको हमने पॉजिटिव लिया है, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है।